अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम एटम्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम एटम वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम्स में सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ अ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। और उसमें रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, उसने अल्फा पार्टिकल्स जो है उनको स्ट्राइक बम्बर्ड करवाए गए। अब अल्फा पार्टिकल्स, एक गोल्ड फाइल ली गई, थिन गोल्ड फाइल, और अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर जो है बम्बार्ड किया गया। तो कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। तो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल्स वर bombarded on a thin gold file। एक थिन गोल्ड फाइल के ऊपर बम्बार्ड किए गए अल्फा पार्टिकल्स। कुछ ऐसे, मान लो ये गोल्ड फाइल हमारे पास है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स चूंकि पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। ये अल्फा पार्टिकल्स यहां आ रहे हैं, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन देखिए क्या सामने आ गई। पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली पास हो गए, दे गॉट अनडिविएटेड, उनमें कोई डिविएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो डायरेक्टली पास हो गए। यानी इसका ये मतलब है कि एटम के अंदर की बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, खाली है। सो पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स undergo undeviated। तो इससे क्या पता चला, मोस्ट स्पेस जो एटम के अंदर है, मोस्ट स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड एटम। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास है, सम अल्फा पार्टिकल्स, उनका डिविएशन हो गया 90 डिग्री एंगल से ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा डिविएशन उनमें प्रोड्यूस हो गया। सो कुछ ऐसे, मान लो ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां आया, ये ऐसे वापस टर्न हो गया, 180 डिग्री डिविएशन हुआ। आधे अल्फा पार्टिकल्स यहां से गए होंगे जिनका डिविएशन आया होगा 90 से ज्यादा। सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स some of the alpha particles undergo deviation greater than 90 डिग्री। ठीक, अच्छा, तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आया कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, आपके पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका डिविएशन हो गया बहुत कम, छोटे एंगल से वो डिविएट हो गए। यानी ये मान लो ये इधर था, ये इधर से डिविएट हो गया, ये यहां से चला गया, ये वाला अल्फा पार्टिकल। सो फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अंडरगो स्मॉल डिविएशन अराउंड 1-2 डिग्री के करीब, जिनका डिविएशन बहुत कम था। तो अब इससे क्या पता चला, देखिए ये जो है, ये वाला पार्टिकल, जो ये पार्टिकल्स जो कम बैक हो रहा है, उसका मतलब है कि अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज डेंस कोई मटेरियल है, पॉजिटिवली चार्ज, जो इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, जिसको हम फिर न्यूक्लियस कहते हैं। तो अंदर एक न्यूक्लियस है जहां पे सारा मास हम कह सकते हैं छुपा हुआ है, और जहां पे पूरा चार्ज एटम का छुपा हुआ है। यानी जो ये गोल्ड फाइल एटम्स की बनी है ना, एटम की अगर हम बात करेंगे, अब एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां सारा मास हम एज्यूम करते हैं छुपा हुआ, और वो छोटी जगह में होता है। अच्छा, उसके बाद ये वाले पार्टिकल जो इधर की ओर डिविएट हो गए, इधर की, या जो डिविएट हुए ही नहीं, वो बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बन जाता है। तो शॉर्ट में अब ये ऑब्जर्वेशन उसको देख के रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। मॉडल क्या था, एक एटम जो होता है, आप लिख सकते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, आप लिख सकते हैं एक एटम जो है, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल कोर विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कॉल्ड एज न्यूक्लियस।
यानी न्यूक्लियस होता है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, एन एटम हैज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल है, यानी रदरफोर्ड ने कहा एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और बाहर वाली स्पेस ऑलमोस्ट एम्प्टी है, वैकेंट है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बनाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटम के। अब ये अल्फा पार्टिकल्स थीटा एंगल पे कितने डिविएट होगी, उसके लिए एक जनरल एक फॉर्मूला है, छोटी सी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद आप लिख लेना जो मैंने दो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई। कितने अल्फा पार्टिकल्स किसी एंगल पे स्कैटर होंगे, नोट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा। सो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप निकाल सकते हैं। इट इज kz square divided by sin raised power 4 theta by 2, यानी थीटा एंगल पे कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ये फॉर्मूला से हमें मिलेगा। z एटॉमिक नंबर होता है जिस एटम को ये टकरा रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स। तो बट इसमें इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin raised power 4 theta by 2। तो ये बड़ी फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है। इतने एंगल पे इतने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, बताइए इतने एंगल पे कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं n1/n2 जो आपका आएगा दैट इज sin raised power 4 theta by 2 डिवाइड बाई sin raised power 4 theta by 2। बट चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो अगर ये n1/n2 है, ये आएगा sin theta 2 और ये theta 1 आएगा। आपको n1 दिया होगा, इतने पार्टिकल्स इतने थीटा 1 एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं। आप बताइए थीटा 2 एंगल पे कितने पार्टिकल स्कैटर होंगे। आप ये इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला के जरिए से। बट ये sin raised power 4 थीटा बाई 2, राइट। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास और एक चीज है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है, इसका Z है इसका चार्ज, Z इज एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास कोई भी एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर Z होता है तो इसका चार्ज होता है ZE के बराबर, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है। जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं विद हाई एनर्जी के साथ तो ये अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक जाता है, ये पॉजिटिव इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है ये इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम हो जाती है, यहाँ पर इसकी स्पीड बन जाती है 0, फिर ये अल्फा पार्टिकल मुड़ जाता है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची इन दो के बीच में, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो जब अल्फा पार्टिकल को आप थ्रो करोगे विद हाई एनर्जी के साथ, ये रिटार्ड हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां पर ये स्टॉप करेगा और ये रिट्रेस कर लेगा अपना पाथ। वो मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ वहां पर जो होगी उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस up to which an energetic alpha particle travels to a nucleus and retraces its path, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट के बराबर। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना भी चाहते हैं, देखिए क्या होगा, जब ये पार्टिकल नजदीक आ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर जब यहाँ पे रुक जाएगा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, यानी काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर पोटेंशियल एनर्जी के, मान लो ये पॉइंट ए है एट, या डायरेक्टली मैं लिखूंगा kinetic energy is equal to potential energy. What is the kinetic energy? Initial kinetic energy will be equal to potential energy at point A. जो इसकी initial kinetic energy थी वो convert होगी potential energy at point A. So initial kinetic energy मान लो K थी इसकी. So what is potential energy at this point equal to? वो होता है K Q1 Q2 by R. So it is K, या ये Ke हम लिख रहे हैं kinetic energy
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये चूंकि अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज होगा 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दो चार्जेस का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे वो होगा बराबर के, Q1 कितना है 2E, Q2 कितना है ZE डिवाइड बाई R नॉट। सो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इक्वल 2K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। सो 2K ZE स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी के, ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है 9 × 10⁹। Z is atomic number, K is energy of the kinetic energy of the particle. So distance of closest approach आपके जहन में आ गया होगा। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। Question है, an alpha particle is moving with, an alpha particle is moving with काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, राइट, टुवर्ड्स यूरेनियम। ये यूरेनियम एटम की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स यूरेनियम, जिसका आपको एटॉमिक नंबर Z92 दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड R नॉट, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है बराबर 2K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2K, फिलहाल हम ये 9 × 10⁹ होता है, फिलहाल रहने देते हैं, या लिख सकते हैं 9 × 10⁹। व्हाट इज एटॉमिक नंबर Z ऑफ द यूरेनियम, जिसको ये टच, जिसकी ओर ये जा रहा है, ये यूरेनियम की ओर जा रहा है, दैट इज 92। फिलहाल हम E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू इनिशियली ना दे, इसको पहले E स्क्वायर ही रखें, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 6 मेगा के बदले 10⁶ E एस, वहीं पर हम लिखेंगे E। अब ये E और एक E कैंसिल हो जाएगा। मेक श्योर इसको अच्छे से देख लें, ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी वाज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6 × 10⁶। इलेक्ट्रॉन वहीं पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना असल में। अब E जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2 × 9 इज 18 × 92 × 10⁻⁹। अब E का वैल्यू पुट कर ले, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 6 × 10⁻⁶। ये सॉल्व कर ले, आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल गया। यानी नो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? जब अल्फा पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं टुवर्ड्स द एटम, जब ये नज़दीक जाता है, जहाँ पर ये रुक जाता है फिर वापस आता है, वहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इस अल्फा पार्टिकल और इस गोल्ड फाइल या इस एटम की, वो डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड दैट इज इक्वल टू 2K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी बोर्ड्स में आपको पूछने को मिल सकता है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज होती है? इम्पैक्ट पैरामीटर होती है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से ये एक्सिस गुजर रही है, चलो ये भी ठीक है। अब सपोज हमने क्या किया, हमने अल्फा पार्टिकल को यहां से थ्रो किया, ये अल्फा पार्टिकल है, तो न्यूक्लियर एक्सिस है, ये न्यूक्लियस की जो एक्सिस निकल रही है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम द इनिशियल प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ये डिस्टेंस कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर, डिनोटेड बाय बी, डिस्टेंस है। So what is impact parameter? It is the perpendicular distance from the axis passing through the nucleus to the initial point of projection of the alpha particle. Alpha particle को जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था वो जगह से perpendicular distance डालनी है, कहां से? न्यूक्लियर एक्सिस से। सो वो perpendicular distance कहलाती है impact parameter। तो मैं लिखूंगा it is the perpendicular distance drawn from axis passing through nucleus, comma, up to कहां तक है डिस्टेंस? अप टू इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको हम कहते हैं क्या? इट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है,
चलिए, तो या वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है चार्जड पार्टिकल। सो ये डिस्टेंस कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर जो आपका होगा लॉजिकली मुझे बताया, अगर हम ऐसे लेंगे, मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 0, आप यहीं से चार्जर पार्टिकल थ्रो करोगे। सो बी कितना है, अगर एक्सिस के अलॉन्ग ही आपने अल्फा पार्टिकल थ्रो किया तो बी इम्पैक्ट पैरामीटर कितना बनेगा, 0। और जब ये 0 बनेगा ये वापस आ जाएगा चार्जर पार्टिकल, यानी डेविएशन पाई होगा। यानी नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 0 तो डेविएशन जो है आपका ये होता है पाई के बराबर। बट अगर इम्पैक्ट पैरामीटर होगा बहुत ज़्यादा, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जो आपका ये बहुत ज़्यादा है R0 से, R0 वो वाली डिस्टेंस अभी जो आपको पढ़ाई, तो उस टाइम पे डेविएशन होता है बहुत कम, डेविएशन होगा 0। यानी अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा होगा, यानी बी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो ये चार्ज इसको मैं डेविएट करेगा, इसमें डेविएशन 0 होगा। बट अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सिस की ओर है, तो डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बाद अब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि एटम जो होता है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए। अब लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। पहला ड्रॉबैक जो आया वो ये आया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और ये एटम कोलैप्स हो जाएगा। यानी अगर ये एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, वो इसके अंदर जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो ये एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये पहला ड्रॉबैक है, आप लिखेंगे एज द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग circular accelerated motion in its shell, the electron will continuously lose the energy and finally the atom will collapse। ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक जो है, ये एटम जब है, देखिए जब ये एटम घूमता है ऐसे न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है, यानी एक तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा और हर कोई ऑर्बिट फिर पॉसिबल है इस हिसाब से, यानी ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा। बट अगर हम देखते हैं कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है, हमें एनर्जी जो मिलती है वो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में हमें मिलती है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। सो दूसरा ड्रॉबैक आप लिखेंगे आप रदरफोर्ड्स मॉडल का, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड कंटिन्यूअसली, सो देयर इज नो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये इसका जो है, ये इसका रदरफोर्ड्स मॉडल जो है, ये इसका ड्रॉबैक है। एक तो एटम कोलैप्स हो जाएगा और कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज है, हमें कंटिन्यूअस एनर्जी, हमें हर कोई वेवलेंथ मिलेगी, बट कंटिन्यूअस वेवलेंथ, कंटिन्यूअस एनर्जी हमारे पास, हमें डिस्क्रीट पैटर्न में एनर्जी मिलती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक शेल से दूसरी शेल की ओर। ठीक है, उसके बाद बोहर ने मॉडल दिया। तो बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। postulates of बोहर्स मॉडल। बोहर ने कुछ postulates दिए। पहला postulate जो बोहर ने ये दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेबल ऑर्बिट्स में, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। वो ऑर्बिट स्टेबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरी बार फिर वो नजदीक आएगा, नहीं, स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये पहला पॉइंट जो है, पहला पोस्टुलेट बोहर्स मॉडल का है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन स्टेबल ऑर्बिट्स में, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। देयर इज नो इमिशन ऑफ एनर्जी while electrons are moving in their orbits। जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। ये बोहर्स मॉडल है।
तीसरा पॉस्टुलेट, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, कंजर्व हो, h/2π के इंटीग्रल के बराबर हो। यानी ऑल दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ओनली दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है, यानी खास ऑर्बिट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ऑर्बिट पहले ये हो फिर दूसरा हो फिर ये डिफरेंट अलग अलग खास जगह होते हैं, खास ऑर्बिट्स होते हैं। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर। वही ऑर्बिट्स यानी एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh/2π के बराबर। तो ये तीन स्टेप्स आप याद रखेंगे, ये तीन पोस्टुलेट्स आप याद रखेंगे। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। दूसरा पोस्टुलेट, जब रिवॉल्व करते करते कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। तीसरा पोस्टुलेट, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, कांस्टेंट हो। ठीक, चलिए, तो ये हमने बोहर्स पोस्टुलेट्स पढ़ लिया। अब हमने क्या करना, अब एटम में जो है कोई भी एटम होगा, उसकी शेल होगी, उस शेल का रेडियस के लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी एंड सो ऑन। वहां आता है एग्जाम में, डिराइव द रिलेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले रेडियस हम डिराइव करेंगे, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, हम बोहर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, ये एक खास ऑर्बिट है, फिर ये दूसरा ऑर्बिट है, ये खास ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स का रेडियस की जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो Z ही इसका चार्ज हो गया। तो ये एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, वो होगा बराबर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। सो कैन आई राइट सेंटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बराबर, या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1, q1 है ZE, q2 है E डिवाइड बाई r²। ठीक है, अच्छा और एक बात, ये फिलहाल इक्वेशन पहली होगी। ऑल्सो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, वो होता है बराबर nh/2π, जो हमने अभी अभी पढ़ा, mvr होता है nh/2π के बराबर। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, m² v² r² होगा बराबर n² h² डिवाइड बाई 4π²। ये मैंने स्क्वायरिंग किया। अब इन दो को डिवाइड करते जाइए। चलिए डिवाइड, ये सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आएगा, m² v² r² डिवाइड बाई mv² बाई r, दैट इज इक्वल टू n² h² डिवाइड बाई 4π² डिवाइड बाई ये kZe² डिवाइड बाई r²। देखिए m एक कैंसिल हो जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जाके r³ बनेगा, यानी ये बनेगा mr³ विल बी इक्वल टू, ये बनेगा n² h² डिवाइड बाई 4π² इंटू, ये ऊपर चला जाएगा r² डिवाइड बाई kZe²। ठीक है, चलिए। सो अब देखिए यहाँ पे 2 r हैं, ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे एक ही r बचा। सो रेडियस जो आएगा ये बनेगा n² h² डिवाइड बाई 4π² m, k के बदले हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Ze² के बराबर। तो रेडियस का वैल्यू जो आएगा 4π यहाँ पर 4 कटेगा, 1 पाई कटेगा, 1 पाई बचेगा वहीं पे। सो कैन आई सिंपली राइट इट इज h² डिवाइड बाई πmz या πme²,
z n स्क्वायर बाई z। तो ये वैल्यू को जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनके वैल्यूज पुट करते हैं, तो रेडियस का वैल्यू आता है 0.529 n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है ना यहाँ पे, n स्क्वायर बाई z। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब मान लो आपको हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो z आप 1 लेंगे, फोर्थ ऑर्बिट की बात होगी तो n का वैल्यू 4 लेंगे, तो रेडियस निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू 1। अगर आपको सिक्स्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n के बदले 6 डालेंगे तो आपको रेडियस उस ऑर्बिट का मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशन फॉर द रेडियस। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम जानते हैं ऑलरेडी mvr होता है nh/2π के बराबर। सो कैन आई राइट mvr इज इक्वल टू nh/2π। हम रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने अभी अभी रेडियस का वैल्यू पुट किया, रेडियस का वैल्यू बनाया वो हम पुट करेंगे। सो वो वैल्यू हमें आया था, रेडियस का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई पाई z e स्क्वायर। ठीक है, या और ये एंगस्ट्रॉम्स में आएगा, ये याद रखना, इट इज इन एंगस्ट्रॉम्स, और ये आएगा nh/2π के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक h आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, एक n यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू जो हमें आएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, इट कम्स इक्वल टू z e स्क्वायर डिवाइड बाई, ये नीचे आएगा 2m nh। तो वेलोसिटी का वैल्यू, ये चीज़ें जो है इनका वैल्यू आप पुट कर लो, ये बनता है 2.20 × 10⁶ और साथ में आएगा z/n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने mvr इज इक्वल टू nh/2π से फिर r का वैल्यू पुट करके वेलोसिटी का वैल्यू आया। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपनी शेल में अगर निकालनी हो, फॉर्मूला ये है 2.20 × 10⁶ z/n के बराबर। इसके बाद हम आते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ओर। काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। चूंकि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² बाय r। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? K(Q1) है Ze, है ना, ये Ze इसका चार्ज था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, K(Q1) Q2 है E डिवाइड बाई r² के बराबर। यहाँ से मैं mv² का वैल्यू निकाल के पुट करने वाला हूँ, राइट। सो एक r तो यहाँ पर पहले कटेगा, सो mv² आएगा बराबर K के बदले 1/4πε0, ये बनेगा Ze² डिवाइड बाई r। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² का वैल्यू 1/4πε0 Ze² डिवाइड बाई r, यानी काइनेटिक एनर्जी आएगा बराबर Ze² डिवाइड बाई 8πε0r। ये डायरेक्टली याद भी रह सकता है आपको, Ze² बाई 8πε0r। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Ze² बाई 8πε0r। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे, ये बेसिकली हम निकाल रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होगी K(Q1) Q2 बाय r, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जड पार्टिकल सिस्टम की होती है, K(Q1) Q2 बाय r। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी आएगी दैट इज इक्वल टू K के बदले 1/4πε0, Q1 है Ze, Q2 है E डिवाइड बाई r है r ही फिलहाल, यानी क्या ये बन जाएगा बराबर। और चूंकि ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम माइनस भी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना बाउंड सिस्टम की, सो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इट इज इक्वल टू -Ze² डिवाइड बाई 4πε0r। काइनेटिक एनर्जी वाज Ze² बाई 8πε0r और पोटेंशियल एनर्जी होगी -Ze² बाई 4πε0r, इतना फर्क है। टोटल एनर्जी इनका सम होगा। तो अगर आप टोटल एनर्जी भी निकालना चाहेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल, टोटल एनर्जी जो आएगी, टोटल एनर्जी दैट विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Ze² डिवाइड बाई 8πε0r। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? -Ze² डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बन जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी जो काइनेटिक थी बराबर, लेकिन माइनस का फर्क है, इतना ही। पोटेंशियल में 8 पाई नहीं है, 4 पाई। तो ये आप याद तो कर ही सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज टोटल एनर्जी, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये टोटल एनर्जी है। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं। इनफैक्ट इनकी आपस में आप डायरेक्टली रिलेशन भी आप खुद चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, या मैं यहीं पे अब लिखूंगा इनकी रिलेशन क्या है। तो अगर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है टोटल और काइनेटिक तो बराबर होते हैं, बस साइन का फर्क होता है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होती है, दैट इज -1। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हमेशा -1 के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस तरह से टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चूंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी 1/2 होगा। टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है बराबर 1/2 के। ठीक है। सो अब अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, हम अभी अभी पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन, दैट इज सिंपली -1/2। ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रख करेंगे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज -1, टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज -1/2 के बराबर। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ पॉइंट जो आपने याद रखे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसी तरह से आपने वेलोसिटी डिराइव की 2.20 10⁶ z बाई n के बराबर। काइनेटिक एनर्जी z ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टोटल भी बराबर यही मगर माइनस z ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, velocity of electron in fourth orbit of helium ion। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पहले थर्ड ऑर्बिट यानी n का वैल्यू 3 दिया गया है, लिथियम का एटॉमिक नंबर Z क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी 3। अब देखिए, अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस की फॉर्मूला क्या है, 0.529 n स्क्वायर बाई z। सो इट इज 0.529 n के बदले 3 स्क्वायर, z के बदले 3। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको सवाल आंसर मिल गया। अच्छा, दूसरा पार्ट नंबर बी। अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी की इन फोर्थ ऑर्बिट यानी n का वैल्यू दिया गया 4 और z ये हीलियम है, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम यानी एटॉमिक नंबर 2। तो बस वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखें 2.2 × 10⁶ z बाई n। सो वेलोसिटी आएगी 2.2 × 10⁶, z है 2, n है 4, तो हो गई वेलोसिटी। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आई होप कि आप कर पाए। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है इन बोहर्स मॉडल इफ एटॉमिक रेडियस इन Bohr's model, if atomic radius of first orbit is पहले ऑर्बिट का एटॉमिक रेडियस r0 दिया गया है, देन रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट विल बी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देन रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट विल बी। अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस है r0 तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हम जानते हैं रेडियस की फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाई z के बराबर, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
n स्क्वायर। ये थर्ड ऑर्बिट, चलो थर्ड का हम कर लेंगे, थर्ड ऑर्बिट विल बी पहले ऑर्बिट का, तो कैन आई सिंपली राइट r1/r2 होगा बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर। पहले ऑर्बिट का रेडियस दिया गया है r0, तो r1 के बदले r0, r2 निकालना हमें। n1 पहले ऑर्बिट था 1, अब कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर। सो व्हाट इज r0/r2 इज इक्वल टू 1/9, तो r2 आएगा 9 r0 के बराबर। यानी अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस है r0, थर्ड ऑर्बिट का होगा 9 टाइम्स r0 के बराबर, सिंपल। अच्छा, मान लो आपको मैं और एक क्वेश्चन भी दे सकता हूं, ये आप खुद कर सकते हैं। कभी होगा, आप निकालिए रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। पहली होती है ग्राउंड, पहली n को जो पहली लेवल होती है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आया समझ? मान लो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बराबर सेम होगा, या इससे पहले जो हमने किया, आप निकालिए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का रेडियस, तो n के बदले 5 डालेंगे, बिकॉज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 5। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 6, ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद और भी दो छोटी चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी जो है, एक्साइटेशन एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरी शेल में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एक एटम को एक्साइट करने में कितनी एनर्जी जाएगी। एक्साइट करना यही हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल में भेजना। तो आप लिख सकते हैं एक्साइटेड एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, दैट इज energy or required to shift an electron from one level to another, एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज एग्जांपल एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अगर हमें शिफ्ट करना हो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2 लेवल, ठीक है, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 2, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एनर्जी कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने से 1 से 2 तक, वो एनर्जी जो डेल्टा ई लगती है वो लगती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरी शेल में ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। दूसरी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि हम एक एटम को आयोनाइज करें, यानी हमें इलेक्ट्रॉन को शेल से निकालना है बट उसको इन्फिनिटी पे फेंकना है, दूसरी शेल में नहीं फेंकना है, कंप्लीटली पुल करना है, रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बस रिमूव करने में, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए शेल एंड, तो बस इतना ही आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी आएगी, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर हम बात करते हैं, सपोज ये n इज इक्वल टू 1 है, ये आपके पास n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 लेवल जो होती है हाइड्रोजन एटम, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतनी एनर्जी दोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। यानी एक बात कन्फर्म है, अगर आपके पास कोई शेल है, कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितनी उसकी एनर्जी अगर आप उतनी दोगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जो है वो इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है सपोज -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेटेस्ट सपोज -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर आप इसको -2 दोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट हो जाएगा इन्फिनिटी की ओर। चलिए, इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम की हम बात करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, अभी जो हमने एनर्जी के रिलेशन डिराइव की, टोटल एनर्जी, जब मैं कह रहा था
टोटल एनर्जी जो हमारी आई थी वो आई थी Z² डिवाइड बाई 4πε0r। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हमारी आई थी। तो सॉरी KZE² माइनस आया था, दैट वाज इक्वल टू -ZE² डिवाइड बाई 4πε0r। जब आप ये रेडियस वगैरह इनके वैल्यूज, रेडियस का वैल्यू भी हम इसमें जब पुट करते हैं तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी निकल आती है, एनर्जी मैं लिख रहा हूँ जनरल एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, एक शेल में टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दैट इज इक्वल टू -13.6 Z² बाय n²। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हमें निकालनी हो, टोटल एनर्जी दैट इज -13.6 Z² बाय n² के बराबर। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब अगर हम अलग अलग शेल्स की बात करेंगे, फॉर फर्स्ट शेल, पहली शेल जो थी जिसमें n का वैल्यू 1 है, एनर्जी कितनी आएगी, Z का वैल्यू तो 1 है ही, -13.6 डिवाइड बाई 1² यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहली शेल की एनर्जी आएगी। अब अगर हम सेकंड शेल की बात करेंगे, फॉर सेकंड शेल, फॉर n इज इक्वल टू 2, एनर्जी जो आएगी दैट इज -13.6 डिवाइड बाई 2² हुआ 4, और ये एनर्जी जो आ जाती है इट कम्स इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप n का वैल्यू दोगे 3, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी दैट विल बी -13.6 डिवाइड बाई 3² यानी वो 9 आएगा, और वो निकलता है बराबर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखेंगे पहली दो लेवल्स में एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इन दो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, यानी जितना बाहर की ओर जाओगे, फर्स्ट से सेकंड शेल, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। यानी अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम डालेंगे, वो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये पहली शेल n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद दूसरी शेल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सपोज ये हमने दूसरी शेल बनाई, n इज इक्वल टू 2, इसकी एनर्जी कितनी आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद तीसरी शेल थोड़ी नज़दीक ही मैं दिखाऊंगा, n इज इक्वल टू थर्ड शेल, उसकी एनर्जी आई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप धीरे धीरे कम होगा। नेक्स्ट शेल यहाँ हम बनाएंगे, उसकी भी कुछ एनर्जी होगी, 0.85 है उसकी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये n इज इक्वल टू फोर्थ शेल है। फिर जो नेक्स्ट शेल होगी वो इसके नज़दीक होगी, यानी पहली एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे एनर्जी डिफरेंस शेल्स के बीच में जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हमारे पास क्या, अब सपोज एक शेल है n1 और दूसरी शेल है n2, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल से दूसरी शेल की ओर, तो एनर्जी जो है वो या तो हमें देनी पड़ेगी या तो एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी डिफरेंस दो शेल्स का जो होगा वो होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि बाहर निकला या जो हमें देना पड़ेगा। So energy difference between the two shells, if we need to calculate, energy difference between two shells n1 and n2, तो पहले वाली की एनर्जी कितनी है, दैट इज -13.6 Z² बाय n², यानी Z² बाय n1², और दूसरी शेल की एनर्जी कितनी है -13.6 Z² बाय n2²। सपोज ये एक ही एटम है, Z दोनों का सेम है, सो इट इज एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E किसके बराबर होगा, दैट विल बी -13.6 Z² बाय n2² माइनस -13.6 Z² बाय n1²। सो इट इज एनर्जी डिफरेंस -13.6 Z² बाय n2² प्लस 13.6 Z² बाई n1²। तो -13.6 Z² आप कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1/n1² माइनस 1/n2²। तो दिस विल बी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स, दो शेल्स के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन n1 शेल से, मान लो n1 अंदर वाली शेल है
और N2 बाहर वाली शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर वाली शेल में चला गया, ठीक है, अंदर से बाहर वाली शेल में चला गया, तो उस टाइम पे हमें फोटोन उसको देना पड़ेगा। तो ये उस फोटोन की एनर्जी होगी जो हमें देना पड़ा। बट अगर इलेक्ट्रॉन जो है सपोज ये बाहर से अंदर आया तो खुद फोटोन रिलीज होगा, उसकी ये एनर्जी होगी, उस फोटोन की एनर्जी। सो एनर्जी डिफरेंस आप याद रखेंगे, -13.6 Z² 1/n1² -1/n2²। अब जो फोटोन निकला या जो फोटोन हमें देना पड़ा, उसकी वेवलेंथ की एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन या लाइट जो निकलेगी या जो हमें देनी पड़ेगी, उसकी वेवलेंथ 1/λ होता है बराबर RZ² 1/n1² -1/n2²। R को हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू आपको याद नहीं रखना, बट अगर आप याद रखना भी चाहते हैं 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट का यूनिट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर वाली शेल से अंदर वाली शेल में चला आया, उसमें कुछ सीरीज हमें बतानी पड़ेगी। सो इफ वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बस इसी के साथ आपका एटम्स कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके पास आता है, सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है, जो आपके पास शेल्स होती है, मान लो n = 1 2 3 4, ये n = 1 है, ये दूसरी शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, और मान लो ये फिफ्थ शेल है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए या थर्ड से फर्स्ट में आए या फोर्थ से फर्स्ट में आए या फिफ्थ से फर्स्ट में आए, यानी बाहर वाली से फर्स्ट शेल में आए, तो वहां पर जो फोटॉन्स निकलते हैं, यहाँ से एक फोटॉन निकलेगा, यहाँ से और एक फोटॉन निकलेगा, यहाँ से फोटॉन, वो फोटॉन्स जो है उनकी जो वेवलेंथ्स होते हैं वो एक सीरीज बनाते हैं, जिस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। अब शॉर्ट में आपको याद रखना, लाइमन सीरीज में क्या होता है, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = n शेल टू n = 1, जब n से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है वहां पर उस टाइम हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ये बन गई, ठीक है। यहाँ सपोज सेकंड से फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ये किस सीरीज में होगा, लाइमन सीरीज में होगा, ठीक है। सो दिस कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब सिंपल सेंसेस में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन जो होती है हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है n = 2 to n = 1। जब सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करे, सेकंड से फर्स्ट, तो ये फर्स्ट लाइन कहलाती है लाइमन सीरीज में। और लास्ट लाइन कौन सी कहलाती है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहलाती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में। इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसको कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी। सो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब निकलेगी, जब सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वेवलेंथ ज्यादा, बिकॉज एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ होगी ज्यादा। अच्छा, अब हम फॉर्मूला पढ़े, अभी पढ़े, 1/λ किसके बराबर होता था, RZ² 1/n1। n1 पहली शेल कौन सी है, ये फर्स्ट में जंप करता है हमेशा, n1 1 हमेशा है, तो 1² माइनस 1/n2 कोई भी शेल हो सकती है आपके पास, किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन उतरेगा, दैट फॉर्म्स लाइमन सीरीज। और याद रखना, ये यहाँ पे जो लाइट निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, तो याद रखना लाइमन सीरीज एसोसिएटेड विद अल्ट्रा वायलेट रीजन। उसके बाद हमारे पास दूसरी सीरीज जो बनती है, दैट्स कॉल्ड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी शेल से सेकंड शेल में, सो सेकंड इज बाल्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = n to n = 2 शेल, n से सेकंड शेल में। मान लो ये मैं शेल्स बना रहा हूं,
अब मैं एक भी स्पेसर दिखा रहा हूँ, तो ये मान लो n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो थर्ड से सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन आए, या फोर्थ से सेकंड में, या फिफ्थ से सेकंड में, यानी किसी से सेकंड में, तो बाल्मर सीरीज बनेगी। फर्स्ट से सेकंड में नहीं, बाहर वाली शेल से सेकंड की ओर। सो इट फॉर्म्स व्हाट, बाल्मर सीरीज। तो यहाँ पे n1 क्या आप लेंगे, n1 आप लेंगे 2, n2 आप लेंगे कोई भी शेल आपकी हो सकती है। सो फर्स्ट लाइन का मतलब, फर्स्ट लाइन मीन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 3 टू, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3 to 2, ठीक है, दैट इज फर्स्ट लाइन। और लास्ट लाइन जो बाल्मर सीरीज की होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2। इसको हम H अल्फा लाइन भी कहते हैं, इसको हम H बीटा लाइन भी कहते हैं, याद रखना। मीन्स कभी आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन। H अल्फा लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, यानी थर्ड से सेकंड। सो बाल्मर सीरीज का में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से सेकंड शेल की ओर जंप करेगा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में, जो लाइट होती है वो विजिबल रीजन में होती है। ये वेवलेंथ्स वगैरह फोटॉन्स की जो आती है वो विजिबल रीजन में आ जाती है। सो दिस इज बाल्मर सीरीज। इसके बाद पैशन सीरीज जो आपकी पास तीसरी आती है। अब इसमें आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू n टू n इज इक्वल टू 3, थर्ड में जंप करेगा। यानी अगर आपके पास शेल्स हैं, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4 से थर्ड, या 5th से थर्ड, या 6th से थर्ड, यानी थर्ड की ओर जंप करेगा। सो दैट फॉर्म्स द पैशन सीरीज। और पैशन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में यहाँ पे। और फर्स्ट लाइन बता सकते हैं, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 4 to 3, लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 3, वो आप खुद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट निकलती है वो किस रीजन में निकलती है, इंफ्रारेड रीजन में निकलती है। चौथी आपके पास जो होती है हमारे पास ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n, किसी भी शेल से n इज इक्वल टू 4th शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, किसी से 4th में। और यहाँ पे भी इंफ्रारेड रेंज में जो है वो लाइट जो निकलती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। इनफैक्ट आप लैम्डा अगर निकालना चाहो, 1 बाय लैम्डा की फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर। n1 कौन सी आप लोगे, 4th शेल में जाना है ना, कहाँ से, किसी से भी, यानी 1 बाय n स्क्वायर, n कोई भी शेल। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो ये ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद पी फंड सीरीज आप खुद लिख सकते हैं। पी फंड सीरीज जो आपके पास होती है, पी फंड सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप